नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों हम कर रहे थे आज भी टैट के लिए बायोलॉजी का पोर्शन। तो बायोलॉजी में का पोर्शन करते करते आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल के ऊपर। तो सेल के बारे में हम डिटेल में करेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे कि सेल क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये पढ़ेंगे कि थोड़ा सा कि सेल कहाँ कब स्टार्ट कब इसकी खोज हुई किसने की, किस मतलब बहुत कुछ मतलब डिटेल में करेंगे, सीधी सी बात है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक सुंदर सा घर दिखा देता हूँ। मेरे घर नहीं है ये, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको दिखाने का एक मकसद है मेरा, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सेल। और सेल जो है वो एक बहुत एक फिक्स लाइन है। जब भी हम भी स्टार्ट करते हैं सेल के टॉपिक को, तो एक फिक्स लाइन है। क्या है? जब क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ बच्चों कि हमारा घर जो किससे बना है, तो बच्चे बोलते हैं सर ईंटों से। ओके, तो उसी तरह से हमारी बॉडी किससे बनी है? बहुत ही क्या क्या किससे बनी है? ये बनी है सेल से। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। तो सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए लाइफ। उसी तरह से जिस तरह से हमारे घर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होती है ब्रिक यानी कि ईंटें, तो उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो भी सेल से मिलकर बना हुआ है। देखिए ये है एक दीवार में लगी हुई ईंटें, और ये हैं आपके जो भी आपका रहेगा सेल। तो ये है आपके सेल जो कि बॉडी में प्रेजेंट हैं। आपके जो जितने भी पार्ट हैं, जितने भी आपकी बॉडी के कुछ भी हैं, वो सारे सेल से मिलके बने हुए हैं। तो हाँ, आज हमारा टॉपिक है सेल। तो चलिए, सबसे पहले जो स्टडी ऑफ सेल है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और सेल हमारा शरीर का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है। पूछ लेते हैं कि बारे से सीधे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। देखिए ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ सेल। और ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं हम? टिश्यू। जो कि एक सिमिलर किसी सिमिलर वर्क परफॉर्म करते हैं वो होता है टिश्यू। और जो टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू जो एक सिमिलर वर्क परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गन यानी कि अंग। और बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं? हमारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बना के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। ओके, समझ आ गया इतना? तो केवल इतना क्वेश्चन पूछ रहे, सिंपल क्वेश्चन अगर किसी ने पूछना हो कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड, तो पता होना चाहिए कि टिश्यू यानी कि हिंदी में उत्तक कहते हैं इसको। चलिए, सेल सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। और उन्होंने एक मृत सेल को डिस्कवर किया था। और ये काम अब उन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है मार्कोन ग्राफिया। कौन सी है? माइक्रोग्राफिया में उन्होंने पब्लिश किया था। ओके। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसको कहते हैं? स्वेंसन कार्ल वी स्वेंसन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कब की गई थी? 1665 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ईयर पूछा गया है कि कौन से सन में की थी? 1665 में की थी। देखिए उस टाइम पे आपको तो माइक्रोस्कोप तो नहीं होते। माइक्रोस्कोप की खोज तो आई थिंक 1902-3 के आसपास हुई थी। ओके। फिर है आपका, उन्होंने सबसे पहले इसका नाम क्या रखा था? सेला। सेला से मिलके बना था सेला। फिर उसको नाम दे दिया गया सेल। तो जो जो ऐसा जो साइंटिस्ट जिसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था वो है आपका एवी लियोन हुक। लियोन हुक ने इनको डिस्कवर किया था। ओके। और उन्होंने लियोन हुक ने जब अपना एक काम किया, उन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था अरेकेना नेटर यानी कि सीक्रेट्स ऑफ नेचर्स। नेक्स्ट है हमारा, ल्यूनहोक ने डिस्कवर किए थे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आर्सीबी और स्पर्म सेल को भी इन्होंने डिस्कवर किया था। डिस्कवर मतलब मतलब इनको इनकी खोज खोज भी क्या बोल सकते हैं, मतलब इनको सबसे पहले पहचाना था कि ये भी एक तरह के सेल होते हैं। ओके। बाकी है सेल थ्योरी। ये बार क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सेल थ्योरी किसने दी थी? तो ये स्क्लेडन एंड सचवान ने ये थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी। यह भी आपको पता होना चाहिए। ओके। और इसमें क्या था? जो तीन सिद्धांत कौन से हैं आपके सेल थ्योरी के? सबसे पहला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। के जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो या तो जीवित या फिर मृत सेलों से मिलकर बने हुए हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वही स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट ऑफ ए लाइफ। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ पे थोड़ा सा फंस गए थे ये।
ठीक है, यानी कि तो ड्रॉबैक्स में आता थे। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने क्या किया था, मीट का टुकड़ा फेंका था उसमें शायद, और उसमें से मक्खियाँ मुखियाँ आ गई, तो इन्होंने बोला था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल के ऊपर जो है वो इन्होंने दिया था। और सेल थ्योरी में इन्होंने कहा था कि लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ ए सेल, लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वायरस। अब वायरस आपको पता है कि ऐसे तो नॉन लिविंग रहता है जब तक ये किसी और के ऊपर अटैक ना कर दे। ओके, फिर अब हमारे शरीर में जाके ये लिविंग हो जाता है। सेल के बारे में थोड़ा सा, कि सबसे बड़ा जो सेल सेल पाया जाता है वो होता है आपका ऑस्ट्रिच का एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। 1.5 किलो के आसपास रहता है, ये होता है आपका ऑस्ट्रिच, इसका अंडा। और सबसे लंबा सेल कौन सा होता है जंतुओं में, जंतुओं की बात कर रहे हैं, तो वो होती है आपकी नर्व सेल। ये तो हमने कल ही पढ़ा था, नर्व सेल। ओके, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो होती है माइकोप्लाज्मा। देखो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, PPLO, इसका नाम होता है, माइकोप्लाज्मा होता है ये, प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। ठीक है, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ये। ह्यूमन की बॉडी का सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन सा होता है, अंडा, एग, यानी कि एग होगा, अंडाणु, सॉरी अंडाणु, अंडा नहीं कहेंगे इसको, अंडाणु यानी कि एग, ओवम। ठीक है, और जो सबसे छोटा सेल होता है वो होता है आपके स्पर्म सेल, ह्यूमन की बॉडी का। ओके, बाकी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल ये तो बहुत बेसिक है और ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, मुझे सिर्फ इतना पता है इन दोनों में, प्रो मतलब पुराना और यू मतलब ट्रू। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक का इनको के तोड़ेंगे हम, तो प्रो मतलब प्रिमिटिव और यू मतलब ट्रू। अब ऐसा सेल, देखिए जी, हाँ ये होता है हमारा सेल, उसके बीच में अगर न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे डीएनए, अगर डीएनए के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो हम उसको कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। और अगर उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव सेल। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया और अराकी बैक्टीरिया में पाया जाता है, यानी कि ये किंगडम मोंद्रा में आएंगे, ये मोनेरा में आएंगे ना, मोनेरा। और यूकैरियोटिक सेल में ये आपके प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स वगैरह में सारे आपके यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। ओके, इतना खड्डन खत समझ आ गया। फिर था आपका प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि बैक्टीरियल सेल। देखिए सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया की काइटिन से, काइटिन या फिर चिटिन भी कोई उसको पढ़ते हैं, CHITN, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, करवाऊंगा आगे मैं। तो देखिए क्रोमोसोम इनमें सीधे कहीं भी पड़े हैं सेल के अंदर, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये इसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल है, और साथ में बीच में है प्लाज्मा, प्लाज्मा नहीं, साइटोप्लाज्म। ओके, तो क्रोमोसोम ऐसे ही पड़े हैं बीच में साइटोप्लाज्म में, कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, तो इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ओके, सेल वॉल, अब सेल वॉल क्या होती है, देखिए कुछ आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। मान लीजिए ये सेल है, इसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर एक और लेयर होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, परमिएबल होती है, मतलब वही है कि बाहर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर आ जा सकते हैं इनमें। ठीक है, बाकी इसमें क्या रहेगा, ऑटोमोस्ट लेयर तो ये होती ही है, और अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग एनिमल्स में। ठीक है, जैसे कि आपका सेल वॉल देखेंगे, इसमें क्या बताया हुआ है ना, माइक्रोप्लाज्मा डू नॉट कंटेन सेल वॉल, जो आपके माइक्रोप्लाज्मा में ये सेल वॉल नहीं होती है, और एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में और फंगस में ये सेल वॉल पाई जाती है, बैक्टीरिया में भी पाई जाती है कुछ कुछ में। तो इसमें हम देख लेते हैं, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पैक्टीन से बनी होती है। और फंगस की सेल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, फिर चिटिन भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं। ओके, अब सेल वॉल का काम क्या रहता है, देखिए एक तो प्रोटेक्शन करवाता है कि सेल कहीं रप्चर ना हो जाए। कई जगह क्या होता है कि सेल को बहुत हार्श कंडीशन में रहना पड़ता है, या कि बहुत ज़्यादा धूप होती है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो इसलिए उनसे बचाती है ये। काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है उससे बचाती है, हीट से बचाती है, डायरेक्ट सनलाइट से बचाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से हमारा ये सेल वॉल जो है वो बचाती है किसी भी सेल को। ओके, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब सेल वॉल के अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेकेंड लेयर होती है किसी भी सेल की। ओके, और ऑलमोस्ट ये सभी जो जितने भी सेल हैं उनमें ये पाई जाती है। ओके, और ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, किससे, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, यानी कि फैट वगैरह से बनी होती है, फॉस्फेट और फैट से बनी होती है। ओके, और मैक्सिमम सभी में पाई जाती है। तो चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं।
हाँ जी, तो ये हमने कर लिया। तो अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, ये कहाँ होता है, अक्कर बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी चीज़ पाई जाती है वो इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके। इसमें मतलब एक तरह का मीडियम रहता है जहाँ पे आपके सारे ऑर्गेनेलीज जो हो इसी के अंदर पाए जाते हैं। ओके, वो आपने पढ़ा होगा, साइटोप्लाज्म तो हर किसी में हमने ये पढ़ा ही है। डन। बाकी इसमें बहुत सारे जो साइकिल्स वाइकल चलते हैं तो इसी के अंदर जो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोजोम। अब देखिए क्रोमोजोम क्या रहता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्रोमोजोम ही है, क्योंकि यही सेल के अंदर मतलब पूरे कैरेक्टर सेल का यही साथ में लेके चलता है क्रोमोजोम। इसके अंदर जैसे डीएनए हो गया और इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है। बाइंडिंग प्रोटीन कौन सी होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन, और इसकी छोटी इकाई कौन सी है, जीन्स। अब क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम इज लाइक ए बस, और इसके अंदर जो है जीन्स बैठी होती हैं। हर जीन्स यानी कि कोई कैरेक्टर, आज जैसे आपका नाक कैसा होगा, आँख का कलर कैसा होगा, आपकी हाइट क्या होगी, बालों का कलर होगा, जेनेटिक मटेरियल है ये हमारा। और इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर्ड रहती है आपकी। ओके। ह्यूमंस में कितने रहते हैं, ये 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स कहते हैं, जिसमें 22 होते हैं ऑटोसोम्स, 22 होते हैं आपके ऑटोसोम, प्लस एक होता है आपका, एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, ये एक्स और वाई वाला, या फिर एक्स एक्स वाला। फीमेल्स में एक्स एक्स और मेल्स में एक्स और वाई, ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है ये तो। नेक्स्ट है हमारा, एक क्रोमोसोम देख लेते हैं। इसमें तो थोड़ा सा ऐसे ही बताया हुआ है कि देखिए ह्यूमन में 46 है, जो आपके चिंपैंजी में 48 हैं, बाकी कुत्ते में कितने होते हैं, 78 होते हैं, बहुत ज़्यादा है कुत्ते में तो। चावलों में तो हर किसी में होगा ये तो, डीएनए तो हर किसी में के पास होता है। तो ये होता है आपका राइस में 24, और राउंड वर्म में आपके 4 रहते हैं। ओके। सबसे ज़्यादा 630 पाए जाते हैं, और वो किस में पाए जाते हैं, आपका क्या नाम है ये, ओपिग्लोसम रेटिकुलेटम। अब ये कौन सा है, इसको सर्च कर लेना कौन सा है ये। ओके। बाकी आपको पता है कि जो मेंडल ने काम किया था वो किस पे किया था, पाइसम सटाइपम यानी कि पी प्लांट पे किया था। उसमें बहुत कम होते थे, 7 ही पेयर्स थे उसमें, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, और ये ठीक है पी प्लांट में। बाकी सबसे कम एक ही पेयर होता है किसमें, ये क्या है, माइरेंशिया पाइलो पाइलोसुला। ठीक है, इसमें ये सिर्फ एक ही है। सूअर में 38 होते हैं, बिल्ली में भी शायद 38 ही होते हैं। बाकी इसमें कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है इसको क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। और ये सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब ऑर्गेनेलीज रहती है। आपका सॉरी, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सेल्फ रेगुलेटिंग, क्योंकि इनके अंदर भी डीएनए वगैरह पाया जाता है, इनके अंदर भी इनको सेल्फ रेगुलेटिंग भी कहता है। इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। ये बार कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसने की थी, अल्टमैन ने की थी, 1894 में की थी। ओके। और ये पहली जो ऑर्गेनेली थी जो ओरिजिनेट हुई थी, पावर हाउस इसको कहा जाता है। इट इज़ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं कहेंगे, सेमी ऑटोनोमस कहेंगे। सेल के अंदर एक मतलब सेल, ये सेल्फ रेगुलेटिंग भी कहेंगे, क्योंकि ये अपने आप को खुद भी चला सकती है अगर ज़रूरत पड़े इसको तो। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, कार्ल बेंडा, कुछ इस तरह से उसने इसका नाम दिया था। ठीक है। और ये यूक्रोटिक सेल में पाया जाता है। फिर है आपका लाइसोसोम्स, इसको क्या कहते हैं हम, लाइसोसोम को क्या कहेंगे हम, सुसाइडल बैग्स कहते हैं, डिस्पोजल बैग कहते हैं, एटम बॉम्ब कहते हैं, क्लीनर कहते हैं इसके सेल का, क्या कहते हैं, क्लीनर वगैरह इसको कहते हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, लाइसोसोम की, क्रिस्टन डी डुवे ने की थी। क्रिस्टन डी डुवे ने की थी 1955 में, काफ़ी लेट हुई है। आल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टन डी डोनोवो ने की थी 1955 में, लाइसोसोम्स की। आज मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, मैं बहुत मतलब ऐसे बना रहा हूँ कि बनानी तो है ही है वीडियो, ऐसे मेरा बिल्कुल भी आज पता नहीं है, थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया है। नेक्स्ट हमारा राइबोसोम्स, ये होते हैं आपकी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो इसकी खोज किसने की थी, एमिल प्लेड ने की थी। 1955 में ही इसको खोजा गया था, प्लेड कैप्सूल भी इनको कहा जाता है, राइबोसोम्स को। और राइबोसोम्स वार प्रपोज, जो टर्म राइबोसोम किसने दी थी, रिचर्ड बी रॉबर्ट ने दी थी। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका ये रहता है 70S टाइप के राइबोसोम्स रहते हैं। उसमें भी कौन से रहेंगे, एक 30S और एक 50S। और यूकैरियोटिक सेल में 80S के होते हैं।
इनमें 40 और एक 60। ठीक है, इस तो ये आपको याद रख लें इसको। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं आपके राइबोसोम्स वगैरह। ठीक है, राइबोसोम्स। फिर नेक्स्ट आएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने शायद पीछे गलत पीछे इसके बारे में बता दिया आपको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके फैट वगैरह बनाने में काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, और कैल्शियम को स्टोर करने में ये हेल्प रहता है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं होगा, कुछ इस तरह से होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर राइबोसोम इस तरह से लगे होंगे, तो ये रफ हो जाएगा, आगे कुछ नहीं लगा होगा तो स्मूथ होगा ये। ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक प्लाज्मा, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। इनसाइड प्लाज्मा का एक नेटवर्क होता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ओके, देखो ये हो गया आपका स्मूथ, ये स्मूथ है, कुछ नहीं लगा इस पर, और ये आपका रफ। चलो स्मूथ में देख लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोरेज ऑर्गेनली की इन क्रिएशन ऑफ स्टेरॉइड, स्टोर आयन दैट सेल में नीड लेटर। स्टेरॉइड बनाने में काम करता है, और कुछ इस तरह के आयन स्टोर करता है जो सेल को बाद में काम आते हैं। इसमें और क्या था, सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। जो भी आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंथेसिस और जो पैकेजिंग करने में हेल्प करता है किसको, प्रोटीन को, सॉरी प्रोटीन को, हाँ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, इट इज एब्सेंट इन आरबीसी एंड स्पर्म सेल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे एब्सेंट होंगे, तो आरबीसी और स्पर्म सेल में ये एब्सेंट होंगे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज ऑब्जर्व्ड विद लाइट माइक्रोस्कोप बाय गार्नियर इन 1897, who coined the term इरगैटोप्लाज्म, क्या कहेंगे, इरगैटोप्लाज्म का नाम उसने जो है इसको दिया था। द वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिवन बाय केथ आर पोटर। तो इसी तरह का ये सिस्टम, इनको सिर्फ आपको ये याद रखें किसने याद किया था, टर्म भी केवल पूछ लेते हैं, अगर याद हो सके तो कर लियो, ऐसे तो नहीं, टफ हो जाता है, मैं समझता हूँ सर, टफ हो जाता है इनको याद करना। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस तो आपको पता ही है, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली होती है, और हम अभी एक यूकैरियोटिक सेल में हमने इसको पढ़ा। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर कुछ पोर्स होंगे इसकी मेम्ब्रेन में। देखो हम देखना इस तरह से बनाते थे इसको, इस तरह से, मतलब इसके अंदर कुछ कुछ पोर रह जाते हैं, तो वो नहीं पोर के थ्रू इसके अंदर जो मटेरियल आ जा सकता था। ठीक है, और इनके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर आपकी जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और जीन्स ही आपका पूरी बॉडी को चलाती हैं, और एक तरह का कैरेक्टर होता है जो कि अब ऑफस्प्रिंग से आपका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आपके जीन्स जो है ट्रांसफ़र होंगे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये रहती हैं। ओके, चलिए लास्ट थे गोल्जी बॉडीज़। तो गोल्जी बॉडीज़ का डिस्कवर कैमली गोल्जी नहीं किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। द प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रोसेस एंड पैकेजिंग ऑफ macromolecules such as protein and lipids that are synthesized by the cell, एक्सोसाइटोसिस। तो इसमें क्या है, इनका काम क्या है, पैकेजिंग करना किसका, मैक्रोमोलिक्यूल जो कि रहते हैं कि प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, देखिए ये हो गया गोल्जी न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज़, ये न्यूक्लियस है सेल का, ये गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो ये देखिए इस तरह से सिक्रेटरी सेल है, किस तरह से बाहर जो है छोड़ रहे हैं जो भी इनका सिक्रेशन रहे प्रोटीन और लिपिड की। ओके, तो इसी तरह से सेल का टॉपिक भी ख़त्म हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आज पता नहीं लो लो क्यों फील कर रहे थे, तो उसके लिए माफ़ी। तो कल से उसी एनर्जी के साथ जो है हम करेंगे, शायद आज थकान थोड़ी ज़्यादा हो गई है, कोई नहीं है, कल से हम फिर से उसी एनर्जी के साथ दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा ईजी था, तो इसलिए इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलो ठीक है, जितना भी हुआ बढ़िया है, हमारी प्लेलिस्ट तो अच्छे से बन रही है, तो ये काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे। तो आपका दिन शुभ हो। तो करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय हिमाचल।